नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सामान्य प्रबंधन, जिसे हम बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट। और अभी तक हमने जो है संगठन तक कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है, यानी कि प्रबंधन से लेकर हमने संगठन तक कंप्लीट देख लिया है। अब संगठन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर पदों का सृजन होता है। पदों का सृजन से मतलब होता है पद खाली रहते हैं, किसके लिए कौन मतलब कौन से पद के लिए कौन व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होना होता है। ठीक है। तो अगली जो प्रक्रिया होती है वो होती है क्या, स्टाफिंग, यानी नियुक्तिकरण। मतलब योग्य सही काम के लिए सही व्यक्ति का हम चयन करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है, अभी आप जाकर पहली बार आए हैं SSW MPPSC व्यापम में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले तक आप जो है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, यानी कि जो कंप्यूटर के लिए ऑलरेडी मतलब अवेलेबल है, उसमें हम जो है जीके की भी जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराते थे। पर आप सेपरेट यहाँ पे आपको मिलेंगे एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड जितनी भी परीक्षा है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको एग्जाम से संबंधित जो भी तैयारी होती है वो हम यहाँ पे करवाएंगे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए SSW एजुकेशन PDF के नाम से, इसमें आपको PDF प्राप्त होगी। तो इस सारी चीज़ें आपको समग्र रूप से यहाँ पे मिलते रहेगी। और प्रबंधन के अलावा भी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे, किसके लिए, पटवारी के लिए। और साथ में व्यापम की अन्य परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पे तैयारी होगी। इसके बाद जो है MPPSC की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। आई होप आपने जो है अभी तक जो है इसके आवेदन फिल कर दिए होंगे। तो इसके लिए भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, जिसकी परीक्षा आपको देखने को मिलेगी 21 मई को। 21 मई को यहाँ पे 2023 को इसकी परीक्षा देखने को मिलेगी। तो इसके लिए भी कंप्लीट यहाँ पे प्री की तैयारी कराई जाएगी, और साथ ही साथ हम जो है आगे मेंस की भी तैयारी यहाँ पे कराएंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए काफ़ी फायदे की चीज़ है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण मतलब जिसे हम बोलते हैं स्टाफिंग, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही इसके जो है हम क्वेश्चन को भी हल करेंगे, जिसे हम बोलते हैं MCQs। MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक को टिक करना होता है। जब आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे, अभी आप कंप्लीट रूप से प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि चारों में से कौन सा होगा, क्योंकि आपको चारों ही वहाँ पे आंसर लगते हैं। तो वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरा टारगेट है कि अभी आपको जो है थ्योरी भी प्रैक्टिस करा, मतलब थ्योरी कंप्लीट कराऊं, थ्योरी में जो आपके कॉन्सेप्ट वो क्लियर कराऊं, और दूसरी चीज़ उस थ्योरी के बेसिस पर आपको जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊं। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और चैनल में आप जो है नए हो तो आप सब्सक्राइब भी करते रहे, ताकि इसमें ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा होते चले। चलिए, यहाँ पे आप जो है अरविंद टिप्स नाम का एक चैनल है, जहाँ की आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मिलती है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और ये आप जो है अभी आप वीडियो देख रहे हैं SSW MPPSC व्यापम, इसको तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और यहाँ पे आपको मिलते हैं कंप्लीट कंप्यूटर के वीडियो। इसमें मैंने MP पटवारी जो अभी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट रूप से जो कंप्यूटर है वो कवर कर लिया है। इसमें आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको MP पटवारी के नाम से कंप्लीट कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। फुल्ली लोडेड, फुल्ली लोडेड से मतलब उसमें थ्योरी भी है कंप्लीट, आपके क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं नियुक्तिकरण की। नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग। तो पहली जो प्रोसेस होती है क्या, प्रबंधन की, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता है योजना बनाना, नियोजन करना, ये सारी चीज़ होती है। अब किसी काम को करने के लिए आपने योजना बना ली है। दूसरी चीज़, योजना बनाने के बाद उस योजना के द्वारा जो भी उद्देश्य को यहाँ पे लक्षित किया गया है उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, एक संगठन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मुख्य प्रबंधक होता है, मुख्य प्रबंधक के बाद आप जो है असिस्टेंट, यानी कि आपको पता होगा प्रबंधक 3 कैटेगरी में होते हैं, टॉप होते हैं, मिडिल होते हैं और बॉटम होते हैं, यानी कि लो लेवल के। अब इनके नीचे भी एम्प्लॉय के पदों का सृजन होगा कि कौन से काम के लिए कौन व्यक्ति काम यहाँ करेगा, कौन जिम्मेदार रहेगा। तो उनके लिए यहाँ पे पदों का सृजन होता है। उस पदों के सृजन होने के पश्चात, मतलब ऑर्गेनाइजेशन होने के पश्चात, बात आती है नेक्स्ट स्टाफिंग की, यानी नियुक्ति की। यानी कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना नियुक्तिकरण कहलाता है, या फिर उसे बोलते हैं स्टाफिंग। जैसे आप अभी देखते हो, जैसे मान लीजिए व्यापम के अंतर्गत कोई पद का वो होता है सृजन, तो क्या होता है, वो भर्ती निकालता है। भर्ती निकालता मतलब आवेदन देता है। आवेदन दिया उनने या प्रस्तुत किया, तो आपको उसको आवेदन को फिल करना होता है। उस फिल करने के पश्चात आप जो है उसमें चयनित होते हैं। तो पहले क्या होगा, पदों का सृजन होगा, तभी उसमें भर्ती निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 भर्तियाँ निकाली गई है, 10,000 पदों पर आवेदन यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे।
तो सिंपल सी बात है, इसमें हम बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो 10,000 पदों का पहले सृजन हुआ ना कि 10,000 लोगों की ज़रूरत है, तब उस काम को कर पाएंगे। तो अब उस काम के लिए योग्य व्यक्ति कौन होगा, उसी को यहाँ सेलेक्ट करना कहलाता है स्टाफिंग यानी नियुक्ति। यानी कि इतनी सारी भीड़ में से सही व्यक्ति का चयन करना, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, यानी कि सही काम के लिए सही पर्सन या सही व्यक्ति का चुनाव करना स्टाफिंग कहलाता है या नियुक्ति कहलाती है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, इतनी सारी भीड़ में से किसी एक पर्सन को यहाँ पे छाना गया है। जैसे हम छन्नी में छानते कि नहीं, चाय छानते हो आप तो चाय पत्ती और जो भी एक तरीके से बोल दो कि जो भी कूड़ा कचरा रहता है, कूड़ा कचरा बोलेंगे ना उसको, क्योंकि फेंक देते हैं आप। उसके पहले तक तो आपके लिए स्वाद रहता है, अदरक है, इलायची है, जो भी दुनियादारी उसमें डालते हो, तो आप उसको छान के क्या करते हो, चाय अलग निकाल लेते हो। तो आपके पीने योग्य चीज को आपने अलग निकाले कि नहीं, निकाल लिए। उसी प्रकार इतनी सारी भीड़ में से, जैसे मान लो आपको 500 लोगों की भर्ती या चयन करना है, तो उसमें अगर 5 लाख लोगों ने क्या किए है, आवेदन किए हैं, तो इन 5 लाख में से आपको 500 लोगों का चयन करना होता है। यानी सही काम आपके पास तो है, उस काम को करने की योग्य कौन है उसका चयन करना ही यहाँ पे कहलाता है नियुक्ति। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नियुक्ति क्या होती है। नियुक्तिकरण इसे बोलते हैं, नियुक्ति करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नियुक्तिकरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टाफिंग। क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नियुक्तिकरण के अंतर्गत बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो हम आगे देखेंगे विस्तार से। भर्ती होता है, भर्ती मतलब जब आप आवेदन निकालते हो, आवेदन प्रसारित करते हो लोगों के सामने, उसे बोलते हैं भर्ती। उसमें आवेदन आए हुए रहते हैं, उनके अंतर्गत जो है आप सही व्यक्ति का चयन करते हो, उसे बोलते हैं चयन। प्रशिक्षण होता है, बाद में धीरे धीरे आप उदाहरण के रूप में अभी पटवारी के पद पर चयन हो जाओगे, बाद में आपका जो है प्रशिक्षण किया जाएगा। समय समय पे आपको जो है प्रमोशन के लिए भी प्रशिक्षण होता है, तो वो होता है प्रशिक्षण। उसका विकास, पदोन्नति, प्रमोशन, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। क्षतिपूर्ति होता है, कंपनसेशन जिसे बोलते हैं। कार्यबल का निष्पादन, मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है स्टाफिंग में। यानी स्टाफिंग एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का एक प्रकार से समूह है। तो कंटिन्यू रूप से ये चलते रहती है। ठीक है, कंटिन्यू चलते रहती है। तो क्रमबद्ध रूप से जैसे हर साल आपको देखने को मिलता होगा, जैसे एसएससी की बात करें या फिर और अन्य जो संस्था है जो हर साल अपनी जो है आवेदन निकालती है भर्ती के लिए, उसमें आप आवेदन करते हो और सिलेक्ट किए जाते हो। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पे मैं कुछ अर्थ बता देता हूँ और बेसिक रूप से शॉर्ट में। नियुक्तिकरण के अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती होती है। अधीनस्थ कर्मचारी मतलब टॉप लेवल पे कोई मैनेजमेंट बैठा है, वो अपने नीचे कोई पद के लिए, कोई पद खाली है उसके लिए लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं भर्ती। अब उसके अंतर्गत भर्ती किया जाएगा, चयन किया जाएगा, प्रशिक्षण किया जाएगा, पदांकन, पदोन्नति, पदावनति, मूल्यांकन, विकास, ये सारी प्रोसेस होती है नियुक्तिकरण के अंतर्गत। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन ऐसी भी पूछी जाती है कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जार, टेरी, डेलियोडर, इनमें से आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, जार टेरी के द्वारा क्या बोला गया है, नियुक्तिकरण का संबंध संतोषजनक कार्य शक्ति को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने से है। यानी कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव ही क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है। डेलियोडर के द्वारा बोला गया है, नियुक्तिकरण एक अधिभाषी प्रकार है जिसमें अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, क्षतिपूर्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति कहलाती। तो ले देखा, बात वही हो रही है कि भर्ती से लेकर लास्ट पदोन्नति तक की जो सारी प्रोसेस है वो नियुक्तिकरण कहलाती है और हर एक के द्वारा वही डेफिनेशन बोली गई, थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बात हो रही है आवश्यकता क्या पड़ती है। अभी हमने बात करें पदों का सृजन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होने के पश्चात, पदों के सृजन होने के पश्चात उस पद पर काम करने के लिए किसी न किसी को तो नियुक्त किया जाएगा, तो उसी के लिए यहाँ पर भर्ती की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज, उस काम को करने के लिए योग्य कौन है, उसके लिए भी चयन यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि योग्य व्यक्ति का, जैसे आपने देखा होगा, पहले आपके आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, फिर उसमें जो है आवेदन की प्रारंभिक जांच होती है कि आपके आवेदन सही में एलिजिबल है कि नहीं। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं है, या 50% मार्क्स वहाँ पे मांगा है वो है नहीं है। दूसरी, उसके बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद कभी कभी मेंस भी होती है। मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सारी चीज़ें आपकी जो परख ली जाती है, तो तब कहीं जाकर उस योग्य व्यक्ति की तलाश होती है। तो सिंपल सी बात है, स्टाफिंग के माध्यम से हम सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कर पाते हैं। तो योग्य कर्मचारियों का चयन ये आप खुद से समझ सकते हैं। उपयुक्त पदों की भर्ती के लिए वहाँ पर उसका चयन होता है। ठीक है, संस्था में निरंतर विद्यमान रहने के लिए इसका चयन होता है, क्योंकि संस्था को आगे ले जाने के लिए मानव संसाधन की जरूरत होती है, तो उसके लिए यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए आश्वस्त रहती है। इसके अलावा मूल्यांकन तथा कर्मचारियों के योगदान को न्यायोचित प्रतिफल के द्वारा कार्य के संतोष में सुधार करता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट में, श्रम शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए यहाँ पे इसकी जरूरत होती है नियुक्तिकरण की।
उपक्रम मतलब जो संस्थान होते हैं इसकी सफलता का एक आधार होता है। जब मानव संसाधन ही नहीं रहेगा तो मशीन अकेले से क्या कर लोगे आप, या नो टॉप मैनेजमेंट बैठा हो नीचे काम करने के लिए कर्मचारी है ही नहीं तो क्या कर लोगे। तो इसलिए उपक्रम की सफलता का आधार भी माना जाता है नियुक्तिकरण को, क्योंकि नियुक्तिकरण से स्टाफ की भर्ती होती है और स्टाफ की भर्ती होगी तो वो उपक्रम को आगे ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, शैक्षणिक प्रगति में सहायक होता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग की प्रक्रिया चालू होगी तो बहुत सारे पदों का सृजन, मतलब बहुत सारे पद के लिए नियुक्ति की जाएगी तो रोजगार यहाँ पे होते हैं कि नहीं। जैसे मान लो 5,000 भर्ती की जानी है तो यहाँ पे 50,000 मान लीजिए, तो 50,000 लोगों के लिए रोजगार यहाँ पर सृजित हो गया है। राष्ट्र के विकास में सहायक, उपक्रम आगे जाएंगे सारे देश के तो सिंपल सी बात है देश का भी विकास होगा। उद्योगों के विकास में सहायक होता है, मानव संसाधन का विकास ऑलरेडी होता ही है। तो ये सारे कुछ महत्व होते हैं या फिर इसकी आवश्यकता होती है जिसके कारण नियुक्तिकरण किया जाना होता है। स्टाफिंग, स्टाफिंग को हम सिंपल ये बोल सकते हैं, स्टाफ से मतलब आप समझते कि नहीं, स्टाफ मतलब होता है कर्मचारियों का समूह जो मतलब किसके लिए काम करते हैं। ऑफिस में मान लो कंप्लीट रूप से 10, 12, 15, 20 व्यक्ति है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या कहलाएंगे, स्टाफ। तो स्टाफ को नियुक्त करने या स्टाफ को भर्ती करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, स्टाफिंग कहलाएगी, या फिर इसे हम बोलते हैं नियुक्तिकरण। क्या बोलते हैं, नियुक्तिकरण बोलते हैं। आई होप आपको नियुक्तिकरण में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना तो उसकी आवश्यकता में। ठीक है, महत्व या आवश्यकता आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें होती है जैसे मैंने बताया सबसे शुरुआत में भर्ती होती है तो इच्छुक व्यक्तियों का पहले पता लगाया जाता है और उसके लिए आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 जनवरी को आवेदन फिल होना चालू हो गए थे पटवारी के, इसके पहले ही उसमें आवेदन मतलब एक प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाती है कि इतने इतने पदों के लिए भर्तियां होनी है और आवेदन कब से शुरू होना है। तो सिंपल सी बात, आवेदन करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है नोटिफिकेशन जारी करने के बाद। अब उसमें जितने लोगों ने आवेदन किया उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो योग्य होते हैं और एक होते हैं अयोग्य। योग्य व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है और अयोग्य व्यक्ति को बाहर धक्का दिया जाता है। तो यहाँ 2 भागों में बांट लिया जाता है चयन प्रक्रिया को। भर्ती के जस्ट बाद कौन होता है, चयन होता है। चयन के बाद सिंपल सी बात है नियुक्ति आदेश यहाँ पे जारी होते हैं। अब यहाँ पे भर्ती और चयन के बीच में थोड़ा सा अंतर है, तो ये आंतरिक और बाह्य तरीके दोनों से होती है और ये आवेदन के द्वारा होती है चयन। यहाँ पे देखिए भविष्य हेतु खोज किया जाता है क्योंकि भर्ती वर्तमान है पर भविष्य में क्या होगा, चयन। तो सिंपल सी बात है चयन जो है वर्तमान के लिए होता है। सकारात्मक होती है क्योंकि यहाँ देखिए आप जो है एलिजिबल है, ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं, पर आप उस पद के लिए योग्य है नहीं है। वो कब चयन किया जाएगा, वो किया जाएगा इसमें चयन में। तो चयन में अगर ये अयोग्य साबित हो जाता है, चयन में व्यक्ति अगर अयोग्य साबित हो जाता है तो वो बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए नेगेटिविटी यहाँ पे आती है, नकारात्मक प्रोसेस कहलाती है। पर यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप आवेदन करें, आवेदन हर कोई कर सकता है। पर यहाँ से यहाँ इस पद मतलब इस प्रोसेस में होने के बाद सक्सेस हो ये गारंटी नहीं है। वो आपकी मतलब जो एबिलिटी है या आपकी योग्यता ही डिफाइन कर सकती है कि आप उस पद के लिए योग्य हो या नहीं हो। आगे चले, क्रम। क्रम मतलब चयन प्रक्रिया यहाँ पे होती है भर्ती के पश्चात और चयन के पश्चात नियुक्ति आदेश यहाँ पे होता है। चयन का आधार होता है भर्ती और ये नियुक्ति का आधार होता है चयन। उसके अलावा ये साधन है मतलब जिसके माध्यम से भर्ती किया, मतलब जिसके माध्यम से आपको नौकरी मिलेगी। पर चयन एकमात्र एक साध्य है जिसके माध्यम से मतलब जब आप नौकरी मिल जाती है तो आपका चयन हो चुका है ऐसा मान लीजिए। तो साधन मतलब जिसके रास्ता एक बोल सकते हैं और साध्य मतलब मंजिल हम बोल सकते हैं। आगे चलें, प्रशिक्षण। अब एक बात बताइए, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपकी भर्ती हो चुकी, क्या ज़िंदगी भर वहीं बैठे रहोगे। मतलब मान लो आप अगर कोई भर्ती में सेलेक्ट हुए, जैसे मान लो आप एसआई बने हो तो एसआई से कभी टीआई बनने की उम्मीद नहीं रखोगे, बिल्कुल रखोगे। ठीक है, डीएसपी से एसपी बनने की उम्मीद रखोगे। तो आपका प्रशिक्षण, आपकी पदोन्नति या विकास, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस चलते रहती है, उसे बोलते हैं प्रशिक्षण। समय समय पर उसकी ट्रेनिंग देना, ठीक है, अपने कार्य के लिए अच्छा निष्पादन कर सके उसके लिए ट्रेनिंग देना, इसे हम बोलते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके होते हैं मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास यहाँ पे किया जा सके। मानवीय संसाधन का मतलब जो भी कर्मचारी दल है, कर्मचारी बल है, उसे हम मानव संसाधन बोलेंगे। ठीक है, पारस्परिक सहयोग की भावना यहाँ पे विकास होती है। योग्य, कुशल, प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त पूर्ति निर्धारित करना। इसके अलावा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। जब वो प्रशिक्षित होगा तो सिंपल सी बात है आत्मबल या का जो मनोबल है उसकी वृद्धि होगी। कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान किया जाना, कर्मचारियों की दक्षता व व्यक्तित्व का विकास किया जाना, कर्मचारियों की आदतों व कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये सारी चीज़ें होती है प्रशिक्षण का उद्देश्य। आई होप आपको प्रशिक्षण के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो अगर कोई टीचर की भर्ती की जाती है, टीचर की भर्ती किए जाने के 10 साल हो चुके, उसके बाद भी उसका प्रशिक्षण जो है जारी रहता है। क्यों? क्योंकि
समय बदलते रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो सिंपल सी बात परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन के अकॉर्डिंग वो काम कर सके उसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। तो ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक कि पद पर बना है, यानी कि जब तक आप संगठन का हिस्सा बने रहोगे तब तक प्रशिक्षण प्रोसेस चलते रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। एक बात बोली गई है, नियुक्तिकरण मानव संसाधन जो है प्रबंध के अंग के रूप में यहाँ बोला गया है। तो बताइए मुझे, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करेगा बताइए? नियुक्ति करने का काम करेगा प्रबंध। कौन करेगा? प्रबंधक। तो सिंपल सी बात है, प्रबंधक करेगा। और प्रबंधक किसका भाग है? प्रबंधक है प्रबंधन का भाग। तो सिंपल सी बात है, जो नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण प्रबंधन का अभिन्न अंग है। अब मान लीजिए आपने प्लानिंग कर ली है। क्या कर लिए? प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद आप उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया आपने। कैसे कि भाई टॉप लेवल पर प्रबंधक, उसके बाद मिडिल लेवल पर, बॉटम लेवल पर श्रमिक बल आपने डिफाइन कर लिए किस काम के लिए क्या। जैसे मान लो कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो है आपने सारी चीज़ ऑर्गेनाइज कर ली। अब उस काम को करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्टाफ की, यानी कि आपको कर्मचारी दल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे नियुक्त करने का काम कौन करेगा? प्रबंधक। तो ले देखे बात हो रही है कि नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा है। मान लो आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कर ली और आपके पास स्टाफ नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक नहीं, कब तक नहीं बढ़ सकते? जब तक कि आपके पास में स्टाफ ना हो या कर्मचारी ना हो। तो कर्मचारियों की भर्ती होना बहुत ही जरूरी है और अनिवार्य प्रक्रिया इसको बोला गया है। नियुक्ति करना एक प्रबंधक का मुख्य कार्य बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए नियुक्तिकरण प्रबंध के अंग के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी कि अभिन्न अंग है या अनिवार्य प्रक्रिया हम बोल सकते हैं। बाद में भी आपने देखा होगा जब कर्मचारी की भर्ती हो जाती है तो प्रबंध जो मैनेजमेंट है उसमें समय समय पर उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर जारी रखी जाएगी। तो नियुक्तिकरण आप समझ सकते हैं अलग नहीं है, ये उसी का अंग है। साथ ही हम इसकी कुछ विशेषताएं देख सकते हैं, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं लक्षण, लक्षण या फिर हम बोल सकते हैं फीचर्स। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलते हैं फीचर्स। जैसे आपकी कुछ विशेषता होती है उसी प्रकार से नियुक्तिकरण की क्या विशेषता है? तो यह संगठन की एक प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है, प्लानिंग की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की जाएगा और स्टाफिंग की जाएगी। तो प्रबंधन के मुख्य कार्यों में ये शामिल होता है, इसलिए एक प्रक्रिया इसको बोला गया है। नियुक्तिकरण का संबंध मानवीय संसाधन से होता है। अब नियुक्ति की जाएगी, किसकी की जाएगी? मानव की, यानी कि कर्मचारियों की जाएगी। तो इसलिए इसको बोला गया है मानव संसाधन से संबंधित है। नियुक्तिकरण एक व्यापक कार्य है। क्यों व्यापक कार्य है? आप देख सकते हैं सबसे शुरू में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, फिर चयन देखने को मिलेगा, चयन के बाद नियुक्ति आदेश आएगा, फिर प्रशिक्षण होगा। तो ये कंप्लीट रूप से चलते रहता है। प्लेसमेंट यानी पदोन्नति है, पदावनति है, स्थानांतरण, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है इसमें, इसलिए इसको बोला गया है व्यापक कार्य। और व्यापक होने के साथ साथ एक सतत कार्य है, ये कंटिन्यू चलते रहता है जिंदगी भर। मतलब आवेदन स्वीकार होने से लेकर आपकी नौकरी तक, यानी कि कंप्लीट रूप से आप जब तक संगठन में बने हैं तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगी, इसलिए इसे बोला गया है सतत कार्य। कंप्लीट रूप से ये चलते रहता है। यह प्रबंध का एक सामाजिक दायित्व होता है। ठीक है, सामाजिक दायित्व क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रबंध एक व्यावसायिक, एक व्यवसाय है। एक व्यवसाय आप जो है देख सकते हैं सामाजिक अंग होता है। और हमने व्यावसायिक पर्यावरण पढ़े थे, सोशल रूप से यानी कि सामाजिक रूप से अगर एनवायरनमेंट में परिवर्तन होता है तो व्यवसाय पर काफ़ी असर होता है। तो व्यवसाय का दायित्व बन जाता है कि रोजगार के अवसरों का सृजन करे ताकि बहुत सारे लोग उसमें रोजगार पा सके। तो नियुक्तिकरण सामाजिक दायित्व भी एक प्रकार से होता है। इसके अलावा इसके द्वारा संस्था की नीतियां निर्धारित होती है। अब जब कर्मचारी दल यहाँ पे आ गया, बल आ गया, तो नीतियां पॉलिसी बनेगी ताकि उन पर लगाया जा सके नीति को, और प्रबंधन या जो व्यवसाय है उसको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जा सके। संस्था की सफलता मुख्यतः योग्य व्यक्तियों के नियुक्तिकरण पर ही आधारित होती है और इसके लिए किया जाता है चयन प्रोसेस। क्या किए जाते हैं? चयन। यहाँ पे आपको स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा वो वहाँ पे डिफाइन होता है। आप योग्य हो तो स्वीकार और अन्यथा अस्वीकार, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नियुक्तिकरण की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले मुझे बताइए, जब आप जो है प्रबंधन के अंतर्गत प्लानिंग कर लेते हो, अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हो, उसके लिए ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में पदों को जो है आप पद सृजित होते हैं, तो पद सृजित होंगे तो आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कि भाई किस पद के लिए कौन किसकी ज़रूरत है, उसके लिए योग्य व्यक्ति आपको तलाश होना होता है। तो यहाँ पे पदों का क्या हो जाता है? सृजन। पदों का सृजन हो जाता है तो आपको मान लीजिए 5,000 लोगों की ज़रूरत है आपके मैनेजमेंट के लिए या आपके व्यवसाय के लिए। तो सबसे पहली बात होती है मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन। जैसे मान लीजिए आपके पास में जो है पदों का सृजन हो चुका है, 5,000 लोगों की आपके पास में जरूरत है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहली स्टेप क्या होती है? मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन आपने कर ली कि आपके पास में 5,000 लोगों की भर्ती की जानी है, उसकी आपको जरूरत है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है भर्ती की।
भर्ती मतलब होता है यहाँ पे आप जो है आवेदन जो है प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से। और आवेदन यहाँ पे क्या किए जाएंगे, बहुत सारे लोगों द्वारा। अब 5,000 लोगों की ज़रूरत है, तो क्या 5,000 लोग आवेदन करेंगे कि नहीं? यहाँ पे मान लो 5,000 भर्ती है तो 5 लाख लोगों ने आवेदन किए, 5 लाख लोगों ने आवेदन किए। तो इन 5 लाख लोगों में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, 5,000 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करना नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब उसमें जो आवेदन आए हैं उसमें आप देख सकते हैं योग्य है या फिर आप देख सकते हैं अयोग्य है। तो आप अयोग्य व्यक्ति को तो यहाँ पे भगा दोगे, यानी कि रिजेक्ट कर दोगे। योग्य व्यक्ति को आप सेलेक्ट कर लोगे। और कितने लोगों को सेलेक्ट करोगे, 5,000 को। उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के पश्चात आप जो है जहाँ वो काम करेंगे उसके आसपास का एनवायरनमेंट से उसका परिचय कराओगे, कंपनी या व्यवसाय से उसका परिचय कराओगे, उसके उत्तरदायित्व को बताओगे। ये सारी चीज़ें कहलाती है अनुस्थापन या फिर अभिन्यास। अनुस्थापन और अभिविन्यास, ये सारी चीज़ हो जाती है। अब व्यक्ति पद पर काम करने लगा तो समय समय पर उसके विकास के लिए उसका प्रशिक्षण किया जाना होता है और साथ ही उसका विकास किया जाता है। तो ले देखा बात हो रही है कि 5 प्रोसेस यहाँ हमने देखे हैं किसकी, नियुक्तिकरण प्रक्रिया की। सबसे पहले आवश्यकता होगी तो ही हम भर्ती करेंगे, ठीक है। भर्ती में जो आवेदन आए उसमें से योग्य है नहीं हो है उसके लिए चयन करेंगे। चयन के बाद उनके उत्तरदायित्व को बताएंगे, काम सौंपेंगे उनको, ठीक है, कैसे काम करना है, ये सारी प्रक्रिया उसको समझाएंगे अनुस्थापन के माध्यम से। और भविष्य में प्रशिक्षण के माध्यम से उनको विकास की राह पर आगे चलेंगे। तो ये कंप्लीट हमने देखे यहाँ पे प्रक्रिया। आई होप आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आप भी इसी प्रोसीजर से गुजरते हैं जब आप एग्जाम में आप कोई संगठन का हिस्सा बनने वाले हैं तो आप इसी प्रोसेस से होकर गुजरेंगे, ठीक है। बहुत सारी जगह आपने देखे, प्राइवेट में भी आपने देखा होगा इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, प्राइवेट जॉब में भी। पर सरकारी में तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती ही है, ठीक है। जैसे अभी पटवारी की भर्ती आई है तो उसके पहले उन्होंने पदों का सृजन किया होगा, कितने पद यहाँ पे जरूरी है, भर्ती यहाँ पे हो गई, आवेदन कर दिया आपने। अब आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपका चयन किया जाएगा। चयन होने के पश्चात आपका जो है कार्य से परिचय कराया जाएगा। अपने आसपास जितने भी और अधीनस्थ हो या फिर आप जो है अधिकारी हो उनसे परिचय कराया जाएगा। उसके बाद समय समय पर आपका प्रशिक्षण चलते रहता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है किसकी, नियुक्तिकरण की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा SSW एजुकेशन PDF टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत। उसकी लिंक भी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, अब नियुक्तिकरण के कुछ पहलू होते हैं। आप मान लो किसी जैसे अभी देखिए MP गवर्नमेंट का आप हिस्सा बनने वाले हैं। MP गवर्नमेंट क्या हो गई, एक संगठन हो गई, ठीक है। उस संगठन में पदों की भर्ती की जानी है। तो क्या सीधे आप MP गवर्नमेंट में भर्ती हो जाते हैं क्या? नहीं। आप और MP गवर्नमेंट के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, कोई संस्थान के बीच में कुछ पुल होते हैं। पुल मतलब मीडिएटर होते हैं। तो मीडिएटर के रूप में यहाँ हम देख सकते हैं भर्ती है, दूसरा चयन है, तीसरा प्रशिक्षण है। ये 3 पुल है, 3 ब्रिज है जिसके माध्यम से आप संगठन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही चीज़ में अगर सक्सेस होते हैं, जैसे मान लीजिए हम सड़क के इस साइड है और सड़क के उस साइड, मतलब नदी है बीच में, और सड़क के उस साइड हम मतलब पुल के उस साइड है एक सड़क है। तो उस सड़क में हम कब जा पाएंगे, जब ब्रिज पार कर लेंगे, ब्रिज या पुल को पार कर लेंगे। अगर हम पुल को पार नहीं कर पाते तो क्या हम उस साइड जा पाएंगे क्या? जैसे मान लो ये पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये पर्सन से मिलने जाना, बीच में क्या है, ब्रिज है, ठीक है, बीच में क्या है, ब्रिज। अब इस ब्रिज को वो पार नहीं करेगा तो सिंपल सी बात, इस साइड वाले से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 ब्रिज है। एक तो भर्ती है, आवेदन निकाले जाएंगे जिसमें कर्मचारियों की पहचान की जाती है, आकर्षण, ये सारी चीज़ होती है। दूसरा चयन, जिसमें कि आपका योग्य है नहीं है वो सारी चीज़ों का यहाँ पर चयन किया जाता है, निर्धारण, मूल्यांकन और अंतिम चयन। उसके बाद समय समय पर आप प्रशिक्षण प्राप्त करते, कौशल विकास, स्किल प्राप्त करते, तब कहीं जाकर आप संगठन में जो है हिस्सा बन पाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं नियुक्ति, आवेदक जो है, आवेदक कोई व्यक्ति होता है और संगठन कोई पद होता है। तो संगठन का हिस्सा बनने के लिए आपको भर्ती, चयन और प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब एक कंप्लीट रूप से एक प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले प्रारंभ होता है, ठीक है। जब आप मतलब कंपनी या संस्था या व्यवसाय के द्वारा भर्ती निकाली जाती हैं तो भर्ती निकालने के लिए यहाँ पे 2 स्रोत होते हैं आवेदन के। कौन कौन से? एक तो बाह्य स्रोत के द्वारा और एक आंतरिक स्रोत के द्वारा। 2 प्रकार से आवेदन स्वीकार किए, उनकी प्रारंभिक जांच किए। प्रारंभिक जांच से मतलब एलिजिबल है नहीं है, ग्रेजुएशन वाली मंगा, 12th वाली मंगा, जो भी है उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई डिग्री है स्पेशल, उसकी जाँच की जाती है यहाँ पर। अगर जाँच में अगर सही हो जाते हैं तो आप आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं तो आप वहीं रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप तो पहले ही रिजेक्ट हो ना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रारंभिक जांच। अब अगली जो प्रोसेस होती है चयन परीक्षण।
चयन परीक्षण में योग्य है नहीं है वहाँ पर चेक किया जाता है, आप कैपेबल हो कि नहीं उस काम के लिए। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे वहीं पे, और अगर आप कैपेबल हो तो आपके लिए जो है इंटरव्यू की व्यवस्था की जाएगी। इंटरव्यू कभी कभी सीधी भर्ती होती है। सीधी भर्ती से लोग बाग क्या समझ लेते हैं, सीधी भर्ती मतलब बिना परीक्षा दिए सीधी भर्ती। सीधी भर्ती मतलब बिना इंटरव्यू, बिना साक्षात्कार के। अगर चयन हो चुका है तो आप जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं, और इंटरव्यू में अगर नहीं हो पाए सक्सेस तो अस्वीकार, और अगर इंटरव्यू में सक्सेस हो गया तो संदर्भ तथा पृष्ठभूमि विश्लेषण होता है उसका, और अगर इसमें अगर सक्सेस हो गए, पहली बात तो सक्सेस नहीं हो तो अस्वीकार कर दिए जाएंगे, और अगर सक्सेस हो गए तो चयन का निर्णय यहाँ पे लिया जाएगा। अब चयन के निर्णय अगर सकारात्मक होता है तो नौकरी का प्रस्ताव उसको दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर में एग्रीमेंट वगैरह, कंपनी के नियम कानून, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसे बोलते हैं रोजगार समझौता। और अगर यहाँ चयन सक्सेस नहीं हुआ है, सकारात्मक नहीं है, तो अस्वीकार करके उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। रद्द मतलब अस्वीकार करना, यानी कि उसको समाप्त करना। और चयन प्रक्रिया प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन यहाँ पे हो जाता है, और ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये कंप्लीट रूप से हमने पूरा चयन प्रोसेस देखें, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, सिलेक्शन तक यहाँ पे कंप्लीट रूप से देखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा इसका मतलब एक प्रकार से आपको ओवरव्यू टाइप ध्यान रहना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को हल कर पाएँ। चलिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में आप जो है थोड़ा सा और जान लीजिए, जो हमने अभी देखें। प्रारंभिक जांच होती है सबसे पहले, जिसमें हमने आवेदन किए हैं उसकी प्रारंभिक जांच होगी कि एलिजिबल है नहीं है। चयन परीक्षाओं के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बुद्धि की परीक्षा होगी आपकी, मतलब दिमाग की, ठीक है, कौशल इन स्किल की परीक्षा होगी, अभिरुचि रीजनिंग की परीक्षा होगी, व्यक्तित्व की परीक्षा होगी, ठीक है। इसके अलावा व्यापार परीक्षा होगी। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत जरूरी है, इनकी परीक्षा होती है, ठीक है। साथ ही प्रशिक्षण और विकास बाद में चलते रहता है। एक सबसे प्रसिद्ध कहावत है, कहावत मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने बोला, तो एक वर्ष की अगर योजना आपको बनाना है, मतलब एक वर्ष बाद आपको अगर कुछ करना है तो आपको बीज बोना चाहिए। जैसे मान लो आपको एक वर्ष बस पश्चात कुछ पैसे चाहिए तो आप बीज बोइए। बीज बोइए मतलब जैसे आप कोई फसल लगा लीजिए, उसको आप जैसे वो आ जाएगी उसको मतलब एक प्रकार से कंप्लीट रूप से तैयार करके आप बाजार में बेच देंगे और उससे आपको पैसा आ जाएगा। तो एक वर्ष की अगर योजना है आपकी कुछ करने की तो आप बीज बोइए। और अगर 10 वर्ष की योजना है, 10 वर्ष पश्चात आपको कुछ करना है तो आप वृक्षारोपण कीजिए, बहुत सारे वृक्ष लगा दीजिए, और 5 साल के बाद जो है वो फलना चालू हो जाएंगे, तो 10 साल बाद वो आपको अच्छा खासा लाभ दे देंगे। तो एक साल में बीज बोइए, एक साल की अगर योजना है तो एक साल में लाभ कमाना तो बीज बोइए, और अगर 10 साल के अंतर्गत आपकी योजना 10 साल में लाभ कमाना है तो वृक्षारोपण कीजिए। परंतु यदि आपको 100 साल बाद कुछ प्राप्त करना है, आप समझ सकते हैं 100 साल बाद आपका जो है आसपास पूरा एनवायरनमेंट पूरा विकसित हो, तो उसके लिए आप जो है व्यक्ति का विकास कीजिए। ये बोला गया है। व्यक्ति का विकास किससे संभव है? व्यक्ति का विकास एकमात्र चीज शिक्षा, प्रशिक्षण, ये दोनों चीज़ों से संभव है। तो शिक्षा दीजिए, अब सिंपल सी बात है, इसलिए हर एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर एक व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए। इसका मतलब वो सभी लोग स्किल रहे वहाँ, सब सिंपल सी बात है। अगर शिक्षा रहेगी तो वो लोग बात गलत नहीं करेंगे और अपने विकास के लिए या लोगों के विकास के लिए वो आगे आएंगे। तो इसलिए 100 वर्ष की अगर योजना बनाना है तो आपको प्रशिक्षण या व्यक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति विकास, मानव संसाधन अगर विकसित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। तो प्रशिक्षण तथा विकास कर्मचारियों के वर्तमान तथा भविष्य के निष्पादन स्तर, निष्पादन मतलब जो वो आउटपुट दे रहा है, जो अपने कार्य से वो आउटपुट दे रहा है उसको सुधारने का प्रयास होता है। क्या? प्रशिक्षण और विकास। इसमें प्राय कर्मचारियों को सिखाने के द्वारा योग्यता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा अधिकतर कर्मचारियों की अभिवृत्ति, दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास अथवा उसके कौशल तथा ज्ञान को बढ़ाकर किया जाता है। स्किल डेवलप होंगी। आज की डेट में आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई स्किल है, स्किल मतलब एक योग्यता, एक स्किल होना चाहिए। अगर एक स्किल है तो वो भूखा नहीं मर सकता। अब भूखा मरने से अच्छा है कि भाई स्किल, अब एक से अधिक स्किल है तो वो अपना विकास आसानी से कर सकते। इसलिए आप जो है शिक्षा को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, अनावश्यक टाइम बर्बाद ना करें। इसलिए क्या होगा, आगे आपका विकास जरूरी है। चलिए यहाँ पे हमने जो है मतलब एक प्रकार से नियुक्तिकरण के बारे में बेसिक चीज़ें जाना। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए हम जो है नियुक्तिकरण के कुछ क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में यहाँ पे क्या हो जाए, एक आइडिया हो जाएगी नियुक्तिकरण या स्टाफिंग से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और आप एग्जाम में किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन से यहाँ बच सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन 3 प्रकार के प्रतिभागियों का उपयोग करता है? कौन कौन? निर्णय लेने वाला, दूसरा स्टाफ या कर्मचारी जिसे कर्मी बोलते हैं, स्टाफ कर्मी, या प्रतिक्रिया दाता। तो ये 3 चीज़ों का उपयोग कौन करता है? तो ये 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं डेल्फी विधि। डेल्फी विधि में इन 3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। तो यहाँ देख भी सकते हैं डेल्फी विधि जो है भविष्य की विधि
प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणियों को तैयार करने के लिए एक सहयोगी प्रक्रिया है। और यह 3 प्रकार निर्णय लेने वाला, स्टाफ कर्मचारी और प्रतिक्रियादाता, ये 3 विधि यहाँ पे उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है दूसरों के माध्यम से पूर्ण होकर परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दूसरों के माध्यम से, मान लो एक बॉस है, बॉस को हम बोलते हैं टॉप लेवल, और टॉप लेवल का व्यक्ति हर एक काम को नहीं करता, तो वो क्या कर देता है, अपना एजेंट यानी कि अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है, अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। और प्रतिनिधि के नियुक्त करने के पश्चात नीचे के जितने भी कर्मचारी, वो किसके अंडर में काम कर रहा है, प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि किसके लिए उत्तरदायी है, टॉप लेवल के अधिकारी के लिए। तो यहाँ बोला गया है दूसरों के माध्यम से पूर्ण होकर परिणाम प्राप्त कराने की प्रक्रिया, यानी कि प्रतिनिधि नियुक्त करके परिणाम प्राप्त कराने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिनिधि की नियुक्ति। राइट आंसर आपका है बी आपका राइट आंसर है। आप इसके बारे में यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों या गतिविधियों में से कौन से संगठन के लिए आवश्यक योग्य कर्मियों को भर्ती करने, उन्हें नियुक्त करने के लिए आवश्यक है, जिससे वह उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिंपल बोला जा रहा है कि अगर आपने प्लानिंग कर ली है, ऑर्गेनाइजेशन कर ली है, तो आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों की भर्ती करेंगे लोगों की भर्ती करेंगे। और भर्ती करने के लिए एकमात्र माध्यम है स्टाफिंग। क्या है, स्टाफिंग, जिसे हम बोलते हैं क्या, नियुक्तिकरण, इसे बोलते हैं नियुक्तिकरण। और नियुक्तिकरण यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे ए नंबर में ही हमारा राइट आंसर। जबकि ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है पदों का सृजन यहाँ पे होता है, प्लानिंग सबसे शुरुआत होती है, कंट्रोलिंग लास्ट में होगी। जब हम डायरेक्शन पढ़ लेंगे यानी कि निर्देशन पढ़ लेंगे, उसके बाद में कंट्रोलिंग होती है। कंट्रोलिंग करने का मुख्य एक कारण है कि जो उत्तरदायित्व या जो दायित्व कर्मचारियों को सौंपे गए हैं, क्या वो सही रूप में काम कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही तो उसको सुधार करना, या फिर उन्हें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन उसको दूर करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है कंट्रोलिंग के अंतर्गत। तो अभी राइट आंसर हमारा है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी कर्मचारी की तब छंटनी कर दी जाती है, छंटनी मतलब अलग। अब देखिए यहाँ पे हमने भर्ती के लिए आवेदन निकाले थे, भर्ती के लिए क्या निकाले थे, आवेदन। अब आवेदन मान लो 500 भर्ती के लिए 5 लाख आवेदन या 5000 आवेदन आया। अब सिंपल सी बात, हमको अलग छंटनी तो करना ही पड़ेगा, हमको सिर्फ कितने चाहिए, 500। तो हम यहाँ पे उपयोग करते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में जो व्यक्ति योग्य होते हैं उनका चयन कर लिया जाता है 500 लोगों का, और जो अयोग्य होते हैं उनको अस्वीकार कर दिया जाता है उनके आवेदन को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए उसमें कौशल का अभाव, वह गलती करता है, नियुक्ता उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं करता। तो नियुक्ता मतलब चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ता जो है उस कर्मचारी का चयन नहीं करता, तब उसकी छंटनी कर दी जाती है। मतलब सिंपल सी बात, हमको 500 चाहिए, जो अदर से 4500 आए थे वो उनकी छंटनी कर दी जाती। क्यों, क्योंकि वो योग्य नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है हमारा। कर्मचारी की छंटनी कर दी जाती है जब नियुक्ता या जो नियुक्त करने वाला है उसको नियुक्त नहीं करता। ठीक है, निम्न में से कौन सी अवधारणा एक नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित होती है। चलिए बताइए, यहाँ पे सिलेक्शन है क्या, रिक्रूटमेंट है क्या, प्लेसमेंट या एबुलेशन है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कौन सी अवधारणा जो एक नौकरी के लिए मतलब एक जॉब के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त जो उम्मीदवार है उसका चयन की प्रक्रिया। सबसे उपयुक्त मतलब योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन करना, मतलब सिंपल सी बात है, योग्य व्यक्ति का चयन करना। मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर का, यानी कि चयन यहाँ पे मुख्य रूप से आपका राइट आंसर है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे देखिए चयन एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है, जबकि भर्ती एक जो है पॉजिटिव यानी सकारात्मक अवधारणा है। एक निर्णय संबंधी प्रक्रिया है चयन, मतलब जिसमें हाँ या ना, योग्य या अयोग्य इस प्रकार का चयन किया जाता है। इस संबंध में निर्णय लेते समय अत्यंत सावधानी से कार्य करना होता है, और चयन एक विभेदात्मक क्रिया कहा जा सकता है, जिसमें योग्य कर्मचारी की नियुक्ति कर ली जाती है और अयोग्य को पीछे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्षमता और मानक क्या है। क्षमता मतलब कैपेबिलिटी, मानक मतलब एक स्टैंडर्ड। क्या है ये, तो ये एक कर्मचारी कितनी मेहनत करता है, ये है क्या, किस प्रकार प्रभावी ढंग से एक प्रबंधक अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों को प्रभावित करता है, या फिर एक व्यवसाय किस प्रकार लाभदायक रहता है, या फिर किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता जो संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है। तो राइट आंसर भी हमारा यही होगा डी, जैसे कि आप देख सकते हैं क्षमता मानक आप किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में क्षमता एक मानक के विरुद्ध प्राप्त जो प्रदर्शन है उसके स्तर को मापती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जो है कौशल प्रथम स्तर के प्रबंधकों के लिए अहम होते हैं, तथा उनमें विधियों, प्रक्रियाओं या फिर क्रिया विधियों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी और उनकी दक्षता शामिल होती है। तो बताइए मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है, कौशल प्रथम स्तर पर रहते हैं।
तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी या तकनीकी इतनी आगे बढ़ गई है कि तकनीकी कौशल होना बहुत ज़रूरी है किसमें, प्रबंधकों में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी वही होगा, टेक्निकल यानी तकनीकी। तकनीकी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख भी सकते हैं, तकनीकी कौशल विशिष्ट कार्यों को करने में शामिल उपकरण, तकनीक और प्रक्रियाओं का उपयोग करने की क्षमता और ज्ञान को संदर्भित करता है। इन कौशलों के लिए विशेष ज्ञान और किसी विशेष कार्य की यांत्रिकी में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। यह प्रथम स्तर के प्रबंधकों के लिए अहम होते हैं तथा उनमें विधियों, प्रक्रियाओं तथा क्रियाविधियों से जुड़ी गतिविधियां, यहाँ जानकारी व दक्षता शामिल होती है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है। वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है मतलब हमारे अंतर्गत, जैसे मान लीजिए व्यवसाय या संगठन के अंतर्गत कर्मचारी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? कर्मचारी। इन कर्मचारी को अगर वित्तीय सहायता दी जाएगी तो किस किस रूप में दी जाएगी, ये बोला गया है। तो वित्तीय सहायता दी जाएगी कैसे? देखिए उपरोक्त सभी, तो यहाँ पहला आंसर तो वो नहीं होगा। लाभ में हिस्सेदारी, बिल्कुल सही है। इनका इंश्योरेंस करवाना है, जैसे मान लीजिए संगठन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा अतिरिक्त बोनस, ठीक है। तो ये देखिए लाभ में हिस्सेदारी, बिल्कुल यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जा सकती है, वित्तीय प्रोत्साहन। मान लो कोई व्यक्ति जैसे हमारे अंतर्गत बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे तो लाभ होगा, और लाभ एक लिमिट से अधिक होगा तो ऐसा बोल दिया जाता है कि लाभ अगर एक लिमिट से अधिक होगा तो सभी एम्प्लॉय को उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी, तो वो अच्छे से काम करेंगे। इंश्योरेंस अगर होगा तो उनके जीवन की सुरक्षा बनी रहेगी। अतिरिक्त बोनस से भी उनके मन में एक प्रकार से अभिप्रेरणा या प्रेरणा होगी ताकि अच्छे से काम कर सके। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सही है। इसका मतलब पहला राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द, मतलब एक प्रकार से उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये कायदे से नीचे आंसर आना था, वो उलट गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उपरोक्त सभी मतलब निम्न सभी, निम्नलिखित सभी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ए बी सी जो भी हमारे सभी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए वित्तीय प्रोत्साहन वेतन के अतिरिक्त होता है। वेतन जो मिलता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये वेतन मिल रहा है, उसके अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें मिलती है वो कहलाती है अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन, ठीक है, जिससे उसके अंतर्गत मोटिवेशन आ सके काम करने का। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों को की भावी मांग, मतलब भविष्य की मांग की आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बताइए मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मानव संसाधन नियोजन है क्या, मानव संसाधन विश्लेषण, ब्रांड प्रबंधन या भर्ती है, इनमें से कौन सा है? क्या बोला गया है? सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग, यानी भविष्य में मांग के लिए लोगों, मतलब मांग और आपूर्ति के लिए किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मानव संसाधन का नियोजन। मानव संसाधन का नियोजन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करना मतलब यहाँ 5 स्टेप दी है। 5 स्टेप में से आपको बताना सही क्रम क्या है। तो जब हम भर्ती करेंगे किसी कर्मचारी की, किसमें, संगठन में, तो उसके लिए सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ये सही क्रम क्या होना चाहिए, उसको आपको सीक्वेंस में जमाना है। तो सबसे पहले बताइए मुझे, कोई भी काम हमको करना होता तो उसकी प्लानिंग करना होता है, बिल्कुल सही है। तो मतलब तीसरे नंबर का हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा कि ये किस में आएगा, ये पहले नंबर पर आएगा। किस में आएगा? पहले नंबर पर। उसके बाद क्या किया जाएगा, जब प्लानिंग हो गई तो हम क्या बनाएंगे, रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा हम जब रणनीति तैयार कर लेते हैं तो जो योग्य व्यक्ति है उसकी सर्च करते हैं, यानी कि उसकी खोज करेंगे, तो हमारा जाता है पहला नंबर, मतलब यहाँ पे यह जाएगा तीसरे नंबर पर। अब बात किसकी आती है, अब सिंपल सी बात है, सर्च कर लिए तो स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि चयन करेंगे योग्य है या नहीं है। तो यहाँ पे जो आ जाता है, ये आ जाता है चौथा नंबर का, आ जाता है चौथे नंबर पर। बचा क्या दूसरा, तो आप करेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन करेंगे मतलब जो चयन कर लिए हैं उसका मूल्यांकन करेंगे ताकि प्रशिक्षण किया जा सके, उनमें नियंत्रण किया जा सके। तो ये आ जाता है 5वें नंबर पर। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये देखिए तीसरा आया, तीसरे के बाद कौन सा आया, तीसरे के बाद चौथा आया, चौथे के बाद पहला आया, पहले के बाद आप देख सकते हैं नहीं, तीसरे के बाद पांचवा आया, तीसरे के बाद पांचवा, और फिर पहला, और फिर उसके बाद चौथा आया, चौथा के बाद आया कौन सा, दूसरा। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है क्या, तीसरा नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब डी नंबर का हमारा राइट आंसर। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं नियोजन है, रणनीति विकास है, खोज है, स्क्रीनिंग है, मूल्यांकन और नियंत्रण है। इसका मतलब डी नंबर का हमारा राइट आंसर है। चलिए, निम्न में से कौन से कार्य क्षेत्र में इसके घटकों के रूप में प्रोत्साहन भत्ते, लाभ आदि है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोत्साहन भत्ते
किस में मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है कंपनसेशन, जिसे हम क्षतिपूर्ति बोलते हैं, तो ये एक प्रकार से क्षतिपूर्ति एक व्यक्ति को उनकी सेवाओं के बदले दिए गए मौद्रिक भुगतान को संदर्भित करता है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कमीशन के अलावा वेतन या मजदूरी और कर्मचारी की स्थिति में आने वाले प्रोत्साहन, भत्ते, लाभ को शामिल किया जाता है। और यह कुल वेतन है जो एक कर्मचारी काम करते समय प्राप्त करता है, और इसमें बीमा योजनाओं, शिक्षण सहायता, बोनस भुगतान जैसी सभी जो लाभ है उसका मूल्य भी यहाँ पे शामिल होता है कंपनसेशन के अंतर्गत। राइट आंसर क्या हुआ? ए, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति नीति में क्या सम्मिलित नहीं है? अब बताइए, क्षतिपूर्ति नीति में यहाँ क्या सम्मिलित नहीं है? सहभागिता संबंधी नीतियाँ, लाभ भागिता संबंधी नीतियाँ, मजदूरी दर व भुगतान प्रणाली संबंधी नीतियाँ, प्रेरणा पद्धति व अनुसंगित लाभ संबंधी नीतियाँ। तो इनमें से क्या शामिल नहीं है? इनमें से लाभ भागिता संबंधी जो नीतियाँ है वो शामिल नहीं है। किसमें? क्षतिपूर्ति में। ठीक है, जबकि वित्तीय प्रोत्साहन में सहभागी होना लाभ में ये तो शामिल था, बल्कि क्षतिपूर्ति में यहाँ लाभ भागिता संबंधी नीतियाँ शामिल नहीं है, जबकि सहभागिता संबंधी भी है, मजदूरी भी है, प्रेरणा पद्धति भी है। राइट आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण देखिए, आप देख सकते हैं चयन हो चुका है, तो यहाँ देखिए संदर्भ मंगवाना यहाँ नहीं होगा, साक्षात्कार तो हो चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यादेश। तो प्रत्यादेश यहाँ पे अगर चयन प्रक्रिया की बात करें, किसी संगठन में रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक योग्यता, कौशल के साथ सही उम्मीदवार का चयन शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और चयन प्रक्रिया उद्योग से उद्योग हो सकती है, कंपनी से कंपनी हो सकती है, यहाँ तक कि कंपनी से किसी अन्य विभाग में हो सकती है। तो प्रत्यादेश जो है वो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण के रूप में हम मान सकते हैं। अर्धकुशल अथवा ऐसे कर्मचारी के लिए जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना होता है, तो उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? क्या मानसिक कुशाग्रता परीक्षण किया जाता है, या फिर मनोवैज्ञानिक, या यांत्रिक योग्यता, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। जैसे कि देखिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व या उसके कार्य क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण में। IQ, ठीक है, इसके अलावा उसका व्यवहार, रवैया परीक्षण किया जाता है, उसकी मतलब हॉबी क्या है, रुचि क्या है। ऐसे कर्मचारी के लिए जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। प्राथमिक साक्षात्कार व रोजगार के संबंध में क्या सत्य है? क्या प्राथमिक साक्षात्कार रोजगार साक्षात्कार से पूर्व किया जाता है, या फिर प्राथमिक साक्षात्कार रोजगार साक्षात्कार के पश्चात किया जाता है, या फिर प्राथमिक साक्षात्कार व रोजगार साक्षात्कार साथ साथ में किया जाते हैं? साक्षात्कार मतलब समझते कि नहीं आप? इसका मतलब होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। ठीक है, आप समझते होंगे इंटरव्यू सभी, पर साक्षात्कार भी आप समझ लीजिए, ये इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जब प्राथमिक साक्षात्कार होगा उसके बाद ही रोजगार साक्षात्कार होता है। इसका मतलब ए नंबर का राइट आंसर है। प्राथमिक साक्षात्कार यानी कि प्रारंभिक या प्री इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है हमारा जॉब का इंटरव्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ये आप देख भी सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेदन पत्र में मुख्य प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए। आवेदन पत्र जब आपने भर्ती के लिए आवेदन निकाले, भर्ती के लिए क्या निकाले? आवेदन। तो इस आवेदन में जो है प्रश्नों का संग्रहण क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, प्रश्नों का चुनाव किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो प्रश्नों का चुनाव यहाँ देख सकते हैं, प्रार्थी की योग्यता व रुचियों की जानकारी, या फिर प्रार्थी की कार्य करने की योग्यता व अनुभव की जानकारी, या प्रार्थी मतलब अभ्यर्थी, आप अभी क्या हो? अभ्यर्थी। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आप कर्मचारी बनोगे। प्रार्थी के व्यक्तित्व व नैतिक जीवन की पूर्ण जानकारी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी होगा, प्रार्थी के कार्य करने की योग्यता व अनुभव की जानकारी हमको इससे रिलेटेड ही प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो औपचारिक पत्र होता है आवेदन पत्र एक, जो किसी पद के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आवेदन पत्र के द्वारा प्रार्थी के कार्य करने की योग्यता, अनुभव की जानकारी, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अति विशिष्ट विवरण प्रदान करना और लिखित में यह बताना कि आप विशिष्ट पद के लिए आवेदन कर रहे हो और आप उसके लिए आप एक मजबूत उम्मीदवार क्यों हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे। आप जो है आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपको लेक्चर कैसा लगा, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, आपके जो भी चीज़ है वो आप मुझे बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप वो भी बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSW MPPSC व्यापम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अरविंद टिप्स के नाम का एक चैनल है जो भी इसी का पार्ट है, सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन का, और ये भी इसी का पार्ट है, सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन का। तो इसमें आपको कंप्लीट कंप्यूटर के वीडियो मिलेंगे पटवारी से रिलेटेड, और अन्य चीज़ें आप देखोगे उसमें कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो। ठीक है,
तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे आपको जीके जीएस और जो भी आपको कंप्लीट देख सकते हैं, परीक्षा से संबंधित जो भी मटेरियल वो यहाँ पे मिलेगा और इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप इनमें जुड़ जाइए, जुड़ने में कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, आपको अलग से कोई पैसा लेने की कोई बातें नहीं कर रहा था, सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जा रहा था। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत हो वो आप वहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्या, निर्देशन। ठीक है, निर्देशन पढ़ेंगे यानी डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन के अंतर्गत आप नेतृत्व पढ़ेंगे यानी लीडरशिप क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, पर्यवेक्षण क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।